Hello friends, welcome back to my literature classes. And today's video is about another second generation romantic poet, none other than P.B. Shelley. And in this video, we'll cover his biography and the most important points related to Percy Bysshe Shelley and the forthcoming exams of TGT, PGT, KVS, NVS. So all the important points have been covered in this video. So let's just start the main part of the video. P.B. Shelley born on 4th August 1792. इनका जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ था और ये वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स माने जाते हैं. प्लेस फील्ड प्लेस ब्रॉड ब्रिज हीथ नियर हॉर्शैम वेस्ट ससेक्स इंग्लैंड. सो इनका जन्म इंग्लैंड में वेस्ट ससेक्स हॉर्शैम के पास एक जगह फील्ड प्लेस ब्रॉड ब्रिज में हुआ था. Father Timothy Shelley, a Whig member of Parliament for Horsham. So इनके फादर जो है हॉर्शम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1790 से 1792 तक और शोरहैम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1806 और 1812 के बीच में. मदर एलिजाबेथ पिलफोल्ड और शेली की मदर का नाम था एलिजाबेथ पिलफोल्ड. इनकी 4 छोटी बहनें भी थी और एक छोटा भाई भी था. और बात करें तो इनकी जो शुरुआती एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन है, इनके घर ही पे इनको पढ़ाया जाता था. क्लेरिक इवान एडवर्ड्स से पढ़ते थे ये. तो देखा जाए तो काफी खुशहाल हैप्पी कंटेंटेड बिल्कुल इनका चाइल्डहुड इनका बचपन गुजरा है क्योंकि अच्छी फैमिली से काफी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को ये बिलोंग करते थे, पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते थे. बात करें इनकी एजुकेशन की तो जैसे मैंने कहा इनकी बिल्कुल इनिशियल अर्ली एजुकेशन जो है इनके घर ही पे हुए थे और ट्यूटर आते थे इनको पढ़ाने के लिए. 1802 he entered Sion House Academy, Brentford, Middlesex. So 1802 में ये सियोन हाउस अकेडमी में पढ़ रहे थे. 1804 इटॉन कॉलेज और 1804 में ये इटॉन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहां इनकी परफॉर्मेंस काफी पुअर थी और काफी जैसे कहते नहीं आज के जमाने में जैसे कहते हैं रैगिंग, तो काफी रोज रोज मॉब टॉर्मेंट होता था. दोपहर को जो सीनियर बॉयज होते थे तो इनको काफी परेशान करते रहते थे. तो रैगिंग में कभी कभी कहा जाता है कि शैली से खुद ही कहा जाता था कि वो अपने बुक्स को फाड़ दे, तो उनके ही हाथों उनकी बुक्स मतलब फड़वाते थे. तो काफी परेशान किया था सीनियर और बड़े बच्चों ने, बड़े बॉयज ने इनको काफी परेशान किया था. लेकिन वहां पे ये भी चीज है कि कॉलेज में रहते रहते उनका काफी इंटरेस्ट साइंस में नजर आ रहा था. सबको काफी इंटरेस्ट रखते थे साइंस में. साइंस में वो काफी एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते थे, शैतानी भी साइंस के थ्रू ही करते थे क्योंकि उनको इंटरेस्ट था. तो एक बार क्या वाक्य बताएं तो उन्होंने क्या किया था कि एक पेड़ को जो एटॉन के साउथ मेडो में था तो वहां पे उन्होंने गन पाउडर की मदद से उस पूरे ट्री को ब्लो अप कर दिया था, पूरा उड़ा दिया था उस पेड़ को. तो हम देखते हैं कि साइंस की मदद से वो काफी शैतानी छोटी मोटी करते रहते थे. लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो टॉन में इनकी बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे. जैसा कि मैंने कहा इनको काफी इल ट्रीट या फिर रैगिंग काफी होती थी इनकी. लेकिन साइंस में इनका कीन इंटरेस्ट दिखता है. 10th April 1810 matriculated at University College, Oxford. तो अब देखिए 1810 में ये ऑक्सफोर्ड से मैट्रिकुलेशन कर चुके थे. लेकिन अगर माना जाए लोगों की तो कहा जाता है कि शेली ने सिर्फ एक लेक्चर अटेंड किया था जब वो ऑक्सफोर्ड में थे. लेकिन वो अपने आप ही दिन के 16 घंटे पढ़ाई में देते थे अपने आप से सेल्फ. लेकिन लेक्चर उन्होंने कहा जाता है कि एक ही अटेंड किया था. करते हैं
शेली के शुरुआती दौर के वर्क की। फर्स्ट पब्लिकेशन 1810, गोथिक नॉवल ज़स्त्रोज़ी। सो 1810 में इन्होंने इनकी फर्स्ट पब्लिकेशन थी गोथिक नॉवल, एक गोथिक नॉवल जिसका नाम था ज़स्त्रोज़ी। इनमें इस नॉवल के थ्रू इन्होंने जो अपनी नास्तिकता का जो अपना व्यू पॉइंट था, क्योंकि ये एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू रखते थे, मतलब कि वो नास्तिकता में विश्वास रखते, तो इस विश्वास को इन्होंने इसी नॉवल के एक कैरेक्टर के थ्रू दर्शाया था। इसमें एक कैरेक्टर होता है ज़स्त्रोज़ी में, जो मेन नाम है नॉवल का, उसी के नाम पर था विलेन का नाम ज़स्त्रोज़ी। और इसी कैरेक्टर के थ्रू शेली ने जो है अपनी नास्तिकता की ओपिनियन को जाहिर किया था। सेंट इरवीन और द रोज़िक्रूशियन, अ रोमांस। सो 1810 के ही एंड में या 1811 की शुरुआत में इनका अगला काम आया सेंट इरवीन और द रोज़िक्रूशियन, अ रोमांस। यही अ रोमांस ये सबटाइटल हो गया इसका। और शेली प्लस सिस्टर एलिजाबेथ, ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड किज़ार। तो इसी साल यानी 1811 में ही, उसी साल जो है शेली अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के साथ इन्होंने पब्लिश कराई थी ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड सिजायर। एंड जब ये ऑक्सफोर्ड में ही थे, उसी दौरान उन्होंने जो है एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस को पब्लिश कराया था, पॉस्थुमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन। और इसको इन्होंने पब्लिश कराया था थॉमस जेफरसन हॉक के साथ मिलकर, इस बुक को पब्लिश कराया था। आगे बढ़ते हैं उनके दूसरे वर्क्स के साथ। 1811 पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। 1811 में इन्होंने एनोनिमसली, बिना कोई नाम दिए, अपना पैम्फलेट पब्लिश करवाया जिसका टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। और ये छपते ही, ये पैम्फलेट छपते ही जो यूनिवर्सिटी थी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, और डीन ने, कॉलेज के डीन ने इनको सामने बुलाया। और जो इनसे पूछा गया प्रश्न की, कई चीजें पूछी गई, तो इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया कि इन्होंने ही लिखा है पैम्फलेट को कि नहीं लिखा है, क्योंकि उनसे पूछा गया था, लेकिन ना उन्होंने हाँ में जवाब दिया ना ना में जवाब दिया, जिसकी वजह से इनको एक्सपेल कर दिया गया। और इनके साथ ही एक्सपेल हुए थे इनके बहुत ही अच्छे दोस्त थॉमस जेफरसन हॉग। याद रखिए, इससे पहले भी मैंने बताया था कि जेफरसन हॉग के साथ ही इन्होंने अपना दूसरा वर्क पब्लिश कराया था, पॉस्थुमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन। इससे पहले वाले स्लाइड में बताया गया था। तो उनको भी, हॉग को भी शेली के साथ एक्सपेल कर दिया गया था। Expelled from Oxford on 25th March 1811 along with Thomas Jefferson Hall। अब चलिए बात करते हैं शेली की लव लाइफ की। 28 August 1811 eloped to Scotland with Harriet Westbrook। तो हम देखते हैं इनको एक्सपेल किया गया उसके 4 महीने के बाद ही 28 अगस्त 1811 में ये स्कॉटलैंड भाग गए थे एक लड़की के साथ जो कि सिर्फ 16 इयर्स की थी, और उसका नाम था हैरियट वेस्टब्रुक। और जो है हैरियट वेस्टब्रुक एक्चुअली में इनकी जो शेली की जो सिस्टर थी, उसी के बोर्डिंग स्कूल में रहती थी ये हैरियट वेस्टब्रुक, वहीं से जान पहचान हुई थी। और फिर इसके बाद इन लोग के रिलेशनशिप बढ़ा, और हैरियट कहा जाता है कि काफी ज्यादा इस रिलेशनशिप में सीरियस थी। उसके बाद फिर ये दोनों स्कॉटलैंड भाग गए। शेली और हैरियट वेस्टब्रुक की शादी से शेली के फादर सर टिमोथी शेली तो बहुत ही गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया क्योंकि माना जाता था कि भाई हैरियट उनसे स्टेटस में बहुत नीचे थी, तो इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गए, और शेली को जितने भी पैसे वगैरह, जितने भी अलाउंसेस मिलते थे, वो सब बंद हो गए। कहा जाता है कि वेस्टब्रुक्स भी जो है दिखा रहे थे कि वो बहुत गुस्सा है इस बात से,
कि उनकी बेटी भाग गई थी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन मन ही मन कहा जाता है कि उन लोग चाह रहे थे कि मतलब मन ही मन वो खुश थे कि हैरियट चली गई शेली के साथ। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर बैरन था, वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते थे, वो जानते थे, टिमोथी वेस्टब्रुक्स जानते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो मन में खुश थे कि उनकी बेटी एक सही इंसान के साथ, एक अच्छे स्टेटस, एक अच्छी फैमिली के इंसान के साथ चली गई। शादी के बाद जो है हैरियट की जो बड़ी बहन थी एलिजा, वो भी इन दोनों के साथ रहने लगी, ऑल्दो शेली को एलिजा कभी भी पसंद नहीं थी। Platonic relationship with Elizabeth Hitchener, sister of my soul, my second self। इसी दौरान शेली जो है एक लेडी के कांटेक्ट में आए जिनका नाम था एलिजाबेथ हिचनर। ये एक स्कूल टीचर थी, काफी एडवांस व्यूज की थी, मॉडर्न व्यूज की थी। और इनको जो है शेली ने कहा है सिस्टर ऑफ माय सोल, माय सेकंड सेल्फ। और कहा जाता है कि ये जो है एलिजाबेथ इनकी कॉन्फिडेंट बन गई, और इनकी हेल्प से ही शेली ने जो लिखा था क्वीन मैप, she was his confidant in the writing of Queen Mab, a utopian allegory। तो शेली की मैरिड लाइफ की स्टार्ट से ही उसकी सिस्टर इन लॉ की वजह से वो काफी नाखुश रहते थे। और इसके बाद ये बहुत घूमने फिरने लगे, फिर लेक डिस्ट्रिक्ट में गए। लेक डिस्ट्रिक्ट जो जाना जाता है वर्ड्सवर्थ कोलरिज सऊदी के लिए, और वहां वो रॉबर्ट सऊदी से मिले भी। और सऊदी के थ्रू ही ये विलियम गॉडविन के कांटेक्ट में आए। विलियम गॉडविन बहुत ही बड़ी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, तो जब उनको पता चला कि शैली जो है एक रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनको भी शैली में काफी इंटरेस्ट आया। और गॉडविन और शैली के बीच उनकी फैमिली मतलब गॉडविन की फैमिली और शैली के बीच एक रिलेशनशिप बन गया। Shelley was unhappy in his marriage to Harriet due to the influence of Eliza on Harriet। तो जैसा कि बताया ही जा चुका है कि शेली अपनी शादी से खुश नहीं थे हैरियट से शादी करके, क्योंकि हैरियट काफी प्रभावित थी अपने सिस्टर से एलाइजा से, और जैसा एलाइजा कहती थी हैरियट अक्सर ही वही करती थी, जिससे शेली बहुत नाखुश थे। अब शेली जो है हैरियट को ताने भी मारने लगे कि भाई तुमने मुझसे शादी की तो मेरे पैसों के लिए की थी। अब इसके बाद जब इनकी नहीं बनी तो ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप को क्रेव करने लगे। उनकी इच्छा होती थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम विलियम गॉडविन की फैमिली के साथ स्पेंड करने लगे। Started spending more time with William Godwin's family where he met Mary Godwin। तो मैरी गॉडविन से यहाँ ही मुलाकात हुई थी। और काफी गॉड मैरी गॉडविन को कहा जाता है काफी लर्नेड थी, काफी रीडिंग करती थी। तो इन दोनों की मेंटल जो कंपैटिबिलिटी थी काफी अच्छी थी। हैरियट एंड एलाइजा वेंट बैक टू देयर पेरेंट्स। तो जब इधर शेली की और मैरी की रिलेशनशिप बढ़ने लगी और गॉडविन फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, तो इसके बाद हैरियट और एलाइजा वापस अपने घर अपने पेरेंट्स के पास चले गए। आगे बढ़ते हैं। On 28th July 1814, abandoned Harriet and went away to Switzerland with Mary accompanied by Claire Claremont। तो आपको पता ही चल गया था कि मैरी के साथ इनके रिलेशनशिप आगे बढ़े थे। और इसके बाद 28 जुलाई को 1814 में शेली हैरियट को छोड़ के, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी और उनके बेटा होने वाला था, उनका बेटा इसके बाद जन्म लेता है चार्ल्स, तो उसको उस प्रेगनेंसी की हालत में ही छोड़ के शेली जो है भाग गए, मैरी के साथ स्विट्जरलैंड भाग गए। मैरी गॉडविन उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। और इन दोनों के साथ क्लेयर क्लेयरमॉन्ट जो मैरी की स्टेप सिस्टर थी, वो भी इनके साथ गई। ये तीनों यूरोप गए और फिर फ्रांस स्विट्जरलैंड भी गए। और कहा जाता है उस वक्त ज्यादा इनके पास शायद पैसे वगैरह ज्यादा नहीं थे, तो ये पैदल ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। और जब जाते थे तो रूजो और शेक्सपियर के काम को पढ़ते हुए जाते थे, एंजॉय करते थे। तो इस तरह से 6 हफ्ते बीते
और 6 हफ्ते बाद इन लोग बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके थे और तीनों बहुत ही होमसिक फील कर रहे थे क्योंकि थे तो बहुत कम एज के जैसे कि आप देख रहे हो। और इसके बाद इन लोग वापस इंग्लैंड लौट आते हैं। Returned after 6 weeks. 1815 Shelley wrote Alastor or the Spirit of Solitude. तो जब ये वापस आए तो विलियम गॉडविन तो बहुत गुस्सा थे, बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे इन लोगों से और बल्कि पैसे डिमांड करने लगे कि क्योंकि स्कैंडल हो गया था भाई, शैली इतनी बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे और ये दूसरी बार भागे थे, वो भी अपनी वाइफ को छोड़ के प्रेगनेंसी की हालत में। तो वो स्कैंडल हो जाता और इसको अवॉइड करने के लिए एक तरह से गॉडविन इनसे पैसे मांग रहे थे। इसके बाद जो है मैरी के साथ ये एक जगह रह रहे थे, वहीं पे इन्होंने एलिस्टर लिखा जिसका दूसरा नाम था द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। 1816 Shelley married Mary Godwin 3 weeks after Harriet's death. एलास्टर को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला और 1816 में ही फिर से शैली और मैरी जो है फिर से वो स्विट्जरलैंड चले गए घूमने के लिए। और ये क्लेयर के लिए, क्लेयर ने ही कहा था, इनको उकसाया था कि इन लोग को जाना चाहिए। इसमें क्लेयर का भी एक मकसद था। क्लेयर के लॉर्ड बायरन के साथ काफी रिलेशनशिप बढ़ चुके थे, तो ये एक तरह से इस तरह का माहौल करना चाह रही थी ताकि बायरन को मैरी और शैली के कांटेक्ट में ला सके। और ऐसा हुआ भी। तो मैरी और शैली और बायरन एक तरह से पड़ोसी बन गए, नेबर्स बन गए और लेक जेनेवा के शोर्स पे, उनके उसके किनारे पे ही लोग बस गए। और बायरन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद एक अलग ही तरह का इम्पैक्ट रहा शैली पर, उनकी पोइट्री में भी काफी डिफरेंस नजर आने लगा। और इसके बाद शैली ने लिखा हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, और ये उनकी पहली इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज मानी जाती है एलिस्टर के बाद। इसके बाद उनका नेक्स्ट काम आया मॉन्ट ब्लैंक, जो कि एक पोएम था जिसमें शेली ने जो है प्रश्न उठाए थे हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी को लेकर। और इसमें इन्होंने रिलेशनशिप भी दिखाया था ह्यूमन माइंड और एक्सटर्नल नेचर, यानी नेचर और मनुष्य के माइंड के बीच में एक सामंजस्य, एक रिलेशनशिप को दर्शाया था इस पोएम में मॉन्ट ब्लैंक में। तो चलिए आइए देखते हैं शेली की लाइफ में आगे क्या हुआ। लाइफ आफ्टर सेकेंड मैरिज। 1816 Shelley married Mary Godwin 3 weeks after Harriet's death. तो ये तो आपको पता ही है कि जो है उनकी शैली की जो फर्स्ट वाइफ थी, उनकी डेथ 10 दिसंबर 1816 में हुई थी। उनकी वाइफ हैरियट की डेथ हो गई और इसके ठीक 3 हफ्ते बाद जो है शैली ने मैरी गॉडविन के साथ शादी कर ली। मैरी गॉडविन के साथ ये पहले ही रह रहे थे और अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद इन्होंने शादी कर ली। माना जाता है कि उन्होंने शादी इसलिए करी थी क्योंकि मेन मकसद इनका ये था कि शैली को अपने बच्चों की कस्टडी मिल जाए। वो बच्चे जो उनको हैरियट से हुए थे, उन बच्चों की कस्टडी पाने के लिए इन्होंने मैरी गॉडविन से शादी की थी। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि कस्टडी जो है बच्चों की उनके फॉस्टर पेरेंट्स को मिली। क्योंकि शैली ने कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, कि उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया था प्रेगनेंसी की कंडीशन में और मैरी के लिए छोड़ दिया था इस वजह से। और दूसरे फिर उनके जो वर्क्स थे पहले जो दिखाते थे कि वो एक एथीस्ट थे, यानी नास्तिक थे। इन सबको मान्य रखते हुए उनको अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मिली थी। Shelley took part in the literary circle of Leigh Hunt and met John Keats. अच्छा, अब सेकेंड मैरिज के बाद शैली जो है मैरी के साथ मार्लो नामक गांव में, बकिंगहैमशायर जगह में, जो एक मार्लो नामक गांव था, वहां वो सेटल हो गए। वहीं ये जो है ले हंट के साथ बहुत घुलने मिलने लगी और ले हंट की अपनी एक सर्कल बनी हुई थी जो क्रिएटिव, लिटरेरी क्रिएटिव जो सर्कल थी, इससे भी उनका घुलना मिलना हो रहा था। और इसी दौरान जो है शैली जॉन कीट्स
से मिले। During this period, he wrote Leon and Sintha or the Revolution of the Golden City, later edited and reissued as the Revolt of Islam in 1818. So इनका मेजर काम इस वक्त था लियोन एंड सिंथिया, जिसका दूसरा पार्ट जो दूसरा नाम है द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। ये एक बहुत एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और इसमें इन्होंने जो है रिलीजन पर एक काइंड ऑफ अटैक किया है। और लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी कुछ कॉपीज ही पब्लिश हुई थी, उसके बाद ये विथड्रॉ कर ली गई थी। इसके बाद इसी को फिर से एडिट करके फिर से पब्लिश रीइशू करा गया और इसका नाम तब पड़ा द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और ये 1818 में रिपब्लिश हुई थी, मतलब रीइशू हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि इनिशियली जो है इसका जो है ये लेओन एंड सिंथा था, या तो फिर जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, और इसी को बाद में थोड़ा बहुत एडिट करके रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नाम से रीइशू किया गया था। His other works included The Hermit of Marlowe, Ozymandias, Julian and Medardo, Prometheus Unbound, The Sensei, The Mask of Anarchy, Men of England, The Philosophical View of Reform. तो आप देख सकते हैं ये सब उनके मेजर वर्क्स हैं जो उस दौरान इन्होंने लिखे। बात करें अगर इस पे ओzymandias की, तो ये एक घमंडी राजा की स्टोरी थी, मतलब एक थीम था जिसमें उनको किंग ऑफ किंग्स बताया गया है। और मतलब उनके स्टैचू के बेस में वो एक तरह से लोगों को चैलेंज करते थे कि मेरे जैसा जैसा मैंने महान काम किया है उस काम के बराबर कोई मतलब करके दिखाए। ये ओzymandias का थीम था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूलियन एंड मेडालो की, तो ये बेसिकली जो उनकी बातचीत होती थी बायरन के साथ, जब ये बायरन के साथ बोट ट्रिप्स पे जाते थे, उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत बेस्ड था। प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ये एक लॉन्ग वर्स ड्रामा है और ये एक तरह से रीराइट करी गई थी। एक प्ले थी एंशियंट ग्रीक पोएट एशिलिस की, उसी को रीराइट इन्होंने किया था। और इसमें जो है पहाड़ दिखाए गए हैं जो कि बात करते हैं, एक स्पिरिट होता है और मतलब इस तरह का थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉट रियल, अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन। तो इस तरह का यूज करके इस लॉन्ग वर्स ड्रामा को लिखा गया था। और प्रोमेथियस अनबाउंड ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, थोड़े पार्ट्स में लिखी गई थी, मतलब पहले लिखा फिर इन्होंने एक्चुअली फाइनली प्रोमेथियस अनबाउंड को कंप्लीट किया था रोम में। और ये 1819 में इन्होंने जो है सेंसी लिखी, द सेंसी, जो कि एक ट्रेजेडी थी। और उनकी दो सबसे अच्छी पॉलिटिकल पोएम्स थी, द मास्क ऑफ अनार्की और मैन ऑफ इंग्लैंड। अगर बात करें द फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म की, तो ये एक ऐसे था जिसमें इन्होंने शैली ने अपने पॉलिटिकल व्यूज को उस वक्त व्यक्त किया था। In 1820, he invited Keats to join him, but the latter refused as he had other arrangements. On Keats' death, Shelley wrote Adonis. तो ये तो आप हमने पहले ही बताया कि अब इस दौरान ये कीट्स के कांटेक्ट में आ चुके थे। तो जब उन्होंने कीट्स के बीमारी के बारे में सुना, तो शेली ने कीट्स को इनवाइट किया कि वो उनके साथ रहने के लिए पिसा में आए। पिसा नामक जगह में इस वक्त शैली रह रहे थे, तो उन्होंने इनवाइट किया कीट्स को। लेकिन आप अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो देखिएगा जो कीट्स पर बेस्ड है। तो उसमें भी बताया गया कि कीट्स उस वक्त जब बीमारी का जानते थे, डॉक्टर्स के कहने पर ये रोम जा रहे थे अपने फ्रेंड जोसेफ सिवियन के साथ। तो उनके पहले से प्लान्स बन गए थे, तो इन्होंने इनके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उनकी डेथ हो जाती है, कीट्स की डेथ हो जाती है। और 1821 में फिर शेली ने एक एलिजी लिखी इनकी डेथ पर, एडोनिस नाम से। 1822, Shelley, along with Byron and Leigh Hunt,
set up a journal named The Liberal. तो जैसा कि मैंने बताया, शैली इस टाइम पे इटली में रह रहे थे, पीसा नामक जगह पे। तो इन्होंने उस वक्त 1822 में ले हंट को बुलाया कि वो इटली आए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ले हंट इनके बहुत बड़े सपोर्टर थे जब ये इंग्लैंड में थे। तो ये इनको इनवाइट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये चाहते थे कि ये एक जर्नल को क्रिएट करे जिसमें शैली और ले हंट एंड बायरन ये तीनों मिलकर एक जर्नल सेटअप करना था चाहते थे, और उन्होंने किया भी, जिसका नाम पड़ा द लिबरल। और ये तो आपको पता ही हुआ कि उस दौर में कीट्स पर काफी अटैक किया गया था ब्लैकवुड्स मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू द्वारा। तो ये एक तरह का मकसद था इनका कि ये जो सेटअप करेंगे इस जर्नल के थ्रू, ये काउंटर एक्ट करेंगे इन दो मैगजीन्स को, क्योंकि इन लोग बहुत खफा थे इन दोनों मैगजीन से कि इसके रिव्यूज की वजह से, इसके कमेंट्स की वजह से ही जो है कीट्स की इतना डिप्रेशन में चले गए थे, और इतने बीमार, बहुत मतलब बिफोर टाइम ही उनका जो अंत हुआ था। ऑल्दो वो बीमार तो थे ही, लेकिन कहते हैं किसी तरह से कि इनके रिव्यूज और रैक्स ने इनको कीट्स को काफी डिप्रेशन में डाल दिया था। डेथ ऑफ शेली. While returning from Leghorn after setting up the journal, Shelley drowned in the Gulf of La Spezia. 8 जुलाई 1822 को शैली जो है लौट रहे थे लेडिसी नामक जगह से, लेगॉन से लेडिसी लौट रहे थे अपने बोट पे, जिस बोट का नाम था डॉन जॉन। इसमें लौट रहे थे जब वो एक तूफान में फंस गए और उनकी जो बोट थी वो कैप्साइज करके डूब गई। तो इस तरह से उनकी डेथ हो जाती है। और ये लौट रहे थे, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि वो द लिबरल को सेटअप करना चाह रहे थे, एक जर्नल को। तो वो इसका पूरा फॉर्मेट करके सेटअप करके ही ये लौट रहे थे। और उस वक्त ले हंट जस्ट लौटे थे इंग्लैंड से, उनके पास आए थे, तो उनसे मिलके और ये सब सेटअप करके ये लौट रहे थे, तभी ये घटना घट जाती है। According to quarantine rules, his body was cremated on beach near Viareggio. The ashes were interred in a cemetery in Rome. शैली के साथ जब ये सफर कर रहे थे तो उस बोट में जो है एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर भी थे, एक बोट बॉय भी था। और जो इनकी बोट है ये किनारे से काफी दूर मिली थी, और जो है बॉडीज को तो पाया गया था, तीनों की बॉडीज बरामद हो गई थी। और उस वक्त एक महामारी फैली हुई थी जिसके तहत कुछ क्वारंटीन के रूल्स चल रहे थे। क्वारंटीन के रूल्स तो अब आप हम सबको ही समझ में आते हैं, स्पेशली इस पैंडेमिक के दौर में, कोरोना के टाइम में। तो उस टाइम के जो क्वारंटीन रूल्स थे उसके अकॉर्डिंगली शैली की बॉडी को जो है बीच पर ही उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो उसके अंतिम संस्कार के बाद जो एशेस थी उनकी, उसको एक रोम के एक सिमेट्री में उनकी एशेस को दफनाया गया था। शेली के ग्रेव पर जो लाइंस को लिखी हुई है वो है, नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ फेड but doth suffer a sea change into something rich and strange. ये लाइंस है शेक्सपियर की द्वारा रचित द टेम्पेस्ट से। द टेम्पेस्ट में जो एरियल ने इस गीत को गाया था, उसी की लाइंस को शैली के ग्रेव पर इंस्क्राइब किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये थी पर्सी बिश शैली की कहानी। और अगर आपने जॉन कीट्स के बारे में नहीं देखा है तो जरूर जाके उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and thank you for watching.